काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसा कि निशान बन जाए, चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। हेलो स्टूडेंट, यह वीडियो भी आपके लिए काफ़ी शानदार एवं मोस्ट पावरफुल साबित होने वाला है आपके परीक्षा के लिए, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने 80 प्रश्नों का रिवीजन कराया था और इस वीडियो में हम 96 प्रश्नों का रिवीजन कराएंगे। पिछले वीडियो में हमने 2021 का रिवीजन कराया था, तो इस वीडियो में हम 2022 का रिवीजन कराएंगे। जो यहाँ से तो 40 प्रश्न रहेगा, वहाँ से हमने बताया था कि 40 आ सकते हैं VVI। 40 प्रश्नों को हमने अलग छाटा था, वहाँ से VVI लिखा था। तो इसमें हम 40 प्रश्न को अलग छाटेंगे जो 2024 के एग्जाम में लगभग आ सकते हैं। लगभग, हम भगवान तो नहीं है कि बता सकते हैं, लगभग ही हमने भी गैसिंग किया है। तो चलिए, आप जानते हैं कि क्वेश्चन बैंक से 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका रिवीजन ही आपको टॉपर बना सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। आप रिवीजन करेगा तभी आप टॉपर बन सकता है। ये ना कि आप 2 घंटा, ये नहीं कि आप 12 घंटा 24 घंटा पढ़ते रहे, उससे कोई मतलब नहीं होता। देखते हैं कि 2 से 3 घंटे पढ़ने वाले विद्यार्थी टॉप कर जाते हैं, तो कैसे। तो चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ 96 प्रश्न का रिवीजन करेंगे आज, और जो क्वेश्चन पर हम VVI लिखेंगे, जाने कि वो 2024 के एग्जाम में लगभग आ सकता है, क्योंकि मैंने कुछ प्रश्नों को गैसिंग किया है जिसमें 40 प्रश्न तो लगभग हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न बोल रहा है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं कि आपको साफ दिखे। बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पर देख लीजिएगा, इसको कलर थोड़ा चेंज। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर गलत हो गया। यहाँ पर 2020 का ये सेकंड सीटिंग हो गया, तो चलिए 2020 का सेकंड सीटिंग आगे पहले कर लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं कि उत्पाद बोलते हैं, कि अभिकारक एवं उत्पाद दोनों बोलते हैं, कि इनमें से कोई नहीं बोलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर और जो अपशिष्ट पदार्थ मतलब एरो की इस पार्ट बनता है, इस पार्ट बनता है, तो उसे हम उत्पाद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो आगे चलते हैं। बोल रहा है कि टूथपेस्ट कैसा होता है, मतलब आप जो ब्रश करते हैं उसमें जो लगाते हैं, तो टूथपेस्ट कैसा होता है, अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है कि उदासीन होता है, कि इनमें से सभी होता है, आपको ये बताना है। टूथपेस्ट कैसा होता है, तो टूथपेस्ट क्षारीय होता है। इससे आप VVI लगा लीजिए, क्योंकि अब प्रश्न आ सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं। पूछा है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, मतलब जिसमें बिजली आसानी से पार कर सकता है, उसको आपको बताना है। सल्फर होगा कि क्लोरीन होगा कि ग्रेफाइट होगा कि आयोडीन होगा, आपको ये बताना है। तो कौन विद्युत का सुचालक होता है, आपको ये बताना। तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो हम आगे चलते हैं। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है। निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह है, आपको ये बताना है कि कौन कार्बोक्सिलिक समूह है। सिंगल बॉन्ड CHO है कि CO है कि सिंगल बॉन्ड COOH है कि सिंगल बॉन्ड O है, सिंगल बॉन्ड O। तो आपको बताना है कि कार्बोक्सिलिक समूह कौन है। तो सिंगल बॉन्ड COOH है, सिंगल बॉन्ड COOH है। अगर यही पूछ देता कि CHO किसका है, तो एल्डिहाइड का हो जाता। वो तो ईथर का नहीं, वो तो नहीं पता है। चलिए आगे चलते हैं, रहने दीजिए, गलत बताने से कोई फायदा नहीं है। नहीं पता है तो नहीं पता है। आप सिर्फ याद रखिए, सिंगल बॉन्ड COH कार्बोक्सिलिक समूह का होता है। यही यही आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे हम बढ़ते जाते हैं। कह रहा है कि आम मीटर से निम्नलिखित में किससे मापा जाता है। आम मीटर से किससे मापा जाता है, धारा को मापा जाता है कि आवेश को मापा जाता है। आप इसे VVI लगा लीजिए, क्योंकि यह 2012 के या 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। आम मीटर से निम्नलिखित में किसे मापते हैं, धारा को मापते हैं कि आवेश को मापते हैं कि विभव को मापते हैं कि विद्युत शक्ति को मापते हैं। तो आम मीटर से हम निम्नलिखित में किसे मापते हैं, ये आपको बताना है। तो आम मीटर से हम किससे नापते हैं, ये आपको बताना है। तो आम मीटर को हम धारा से आम मीटर से निम्नलिखित में हम किससे मापते हैं, तो धारा को नापते हैं। आम मीटर से हम धारा को नापते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जनरेटर कहते हैं। मतलब जनरेटर कहते हैं कि विद्युत मोटर कहते हैं कि दोनों कहते हैं? जनरेटर एवं विद्युत मोटर दोनों कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? आपको ये बताना है। तो जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, मतलब बदल देता है, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, उसे हम विद्युत मोटर बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत मोटर बोलते हैं। जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, उसे हम विद्युत मोटर बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन को बढ़ाते जाते हैं कि जल्द से जल्द खत्म हो। चलिए, आपको ये बताना है, पिछले वीडियो में भी ये हमने बताया था कि दर्पण का सूत्र क्या है। दर्पण का सूत्र क्या है? तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, मतलब दर्पण सूत्र बराबर क्या होता है? तो दर्पण सूत्र बराबर क्या होता है? पिछले वीडियो में हमने बताया था कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है इसका सूत्र। तो आपको यहाँ पर देखना कौन सा सूत्र है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो ऑप्शन ए ही है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इससे भी आप भी लगा लीजिए, क्योंकि यह 2000 सबसे पहले तो 2021 में हमने रिवीजन कराया था, तो उसमें था 2021 के रिवीजन में था, 2013 के रिवीजन में था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पूछ रहा है कि निकट दृष्टि दोष, आप तो ये जान रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है। तो निकट दृष्टि दोष आप इसे ध्यान में रखिएगा। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है? निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस द्वारा हटाया जा सकता है? निकट दृष्टि दोष को उत्तल द्वारा हटाया जा सकता है कि अवतल द्वारा हटाया जा सकता है कि बाइफोकल द्वारा हटाया जा सकता है कि बेलनाकार द्वारा हटाया जा सकता है? तो निकट में कितने अक्षर होते हैं? 3 अक्षर होते हैं। तो 3 अक्षर से एक बढ़ जाएगा तो 4 अक्षर वाला हो जाएगा। आपको मैंने एक ट्रिक बता रहे हैं। तो 3 अक्षर वाला तो 4 अक्षर, अगर दूर रहेगा तो दूर, तो एक अक्षर बढ़ेगा तो 3, तो 3 वाला उत्तल। देखिए ट्रिक है ना। तो निकट हो जाएगा, अवतल हो जाएगा, अगर दूर पूछेगा तो उत्तल हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, VVI के साथ ध्यान में रखना है। पूछ रहा है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तना में पाए जाते हैं कि जड़ में पाए जाते हैं कि पुष्प मतलब फूल में पाए जाते हैं कि फल में पाए जाते हैं? तो पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है, ये आपको बताना है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो पौधों में जनन अंग पुष्प में पाया जाता है, मतलब फूल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? फूल में पाया जाता है। आगे चलते हैं। पूछ रहा है कि मेंडल ने अपने अनुवांशिका प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? मेंडल ने आप एक प्रयोग कर रहे थे, तो उसमें किस पौधे का प्रयोग किए थे? नीम का प्रयोग किया था कि गुलाब का प्रयोग किए थे कि मटर का प्रयोग किए थे कि गुलदाउदी का प्रयोग किए थे? ये अनुवांशिका का जब चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसमें इसमें बहुत महत्वपूर्ण बताया गया, कुछ बातों को बताया गया है, जिसे आप जान लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो चलिए, किस पौधे का उपयोग किया था? तो मटर के पौधे का उपयोग किया था। इसे हम डबल टी द्वारा दर्शाते हैं। आप जब पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि बौने पौधों को किस माध्यम से दर्शाया जाता है। तो बौने पौधों को डबल टी स्मॉल टी से दर्शाया जाता है। तो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा वहाँ पर। बोल रहा है कि परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? एक दिशीय होता है कि द्विदिशीय होता है कि बहुदिशीय होता है कि किसी भी दिशा में नहीं होता है? ये आपको बताना है। ये आपको बताने की परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? एक दिशीय होता है कि द्विदिशीय होता है कि बहुदिशीय होता है कि किसी भी दिशा में नहीं होता है? ये आपको बताना है। तो परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिवसीय होता है। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो मोस्ट पावरफुल आपके लिए लाते रहते हैं, जो आपके लिए आपके परीक्षा के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों में तो एक शेयर जरूर बनता है, ऐसे प्रश्न को हम रिविजन करा रहे हैं। तो बोल रहा है कि ओजोन परत पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है ओजोन परत? ये आपको बताना है। वायुमंडल के निचली सतह में पाया जाता है कि वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है कि वायुमंडल के मध्य सतह में पाया जाता है कि इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है कि ओजोन परत कहाँ पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो ओजोन परत वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है, ये आपको याद रखना। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। अगर इसका सूत्र पूछ दे तो ओजोन का सूत्र होता है O3 होता है। O3 आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ देता है कि ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 3 परमाणु होते हैं, ये आपको बताना है। तो ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है, आपको ये ध्यान में रखना है।
कह रहा है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किनके द्वारा होता है, तो रंध्र द्वारा होता है कि जड़ द्वारा होता है कि तना द्वारा होता है कि टहनी द्वारा होता है, ये आपको बताना है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, ये आपको बताना है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, रंध्र द्वारा कि जड़ द्वारा कि तना द्वारा कि टहनी द्वारा। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है, यह आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा ही होता है। पत्तों में पाया जाता है रंध्र, ये आपको भी पता होगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं, इसको भी थोड़ा जूम कर लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में सबसे तेज हृदय वाला धड़कन किसका होता है, मतलब सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, मतलब सबसे तेज किसका हृदय धड़कता है, हवेल का धड़कता है कि चूहा का धड़कता है कि हाथी का धड़कता है कि आदमी का धड़कता है। आपको जवाब पता हो तो आप कमेंट में इसका जवाब देते जाइए, ताकि हमें भी पता चले कि कितना सही कर पाते हैं आप। तो सबसे तेज धड़कन मनुष्य का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। मनुष्य से ज़्यादा किसी का धड़कन नहीं होता है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, 1 मिनट में केवल धड़कता है, 72 बार धड़कता है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, पूछा कि सजीव सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा का उत्सर्जन होता है, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजन पदार्थ का उत्सर्जन होता है, अमोनिया द्वारा कि यूरिक अम्ल द्वारा कि यूरिया द्वारा कि इनमें सभी द्वारा, आपको ये बताना है। तो सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार का नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन करता है, तो आपको ये बताना है कि किसके द्वारा नाइट्रोजन पदार्थ का उत्सर्जन होता है, किस प्रकार नाइट्रोजन पदार्थ का उत्सर्जन होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा तो अमोनिया का भी उत्सर्जन होता है, यूरिक अम्ल का भी उत्सर्जन होता है और यूरिया का भी उत्सर्जन होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ज़्यादातर आप देखेंगे कि इनमें से सभी जो रहेगा वही उसका राइट आंसर होगा। ज़्यादातर 90% में देखा गया है, इनमें से सभी देखा गया है। तो आपको नहीं पता हो तो इनमें से सभी मार सकते हैं, कोई उसमें पते नहीं है तो मारिए। सही तो सही, ज़्यादातर तो सही ही केस में जितने भी अभी तक देखे गए तो इनमें से सभी ज़्यादा होते हैं। अब वैसे भी क्या क्वेश्चन में अलग हो जाता है, तो कोई उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो आगे चलते हैं, पूछ रहा है तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं कि न्यूरॉन बोलते हैं कि सेरिब्रम बोलते हैं कि इनमें से कोई नहीं बोलते हैं। आपको ये बताना है कि तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम क्या बोलते हैं, आपको चुटकियों में बताना है। तो तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम न्यूरॉन बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पूछा निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है, जस्ता से कि सोना से कि प्लेटिनम से कि सिलिकॉन से, ये आपको बताना है। तो निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है, तो सिलिकॉन से सोलर सेल बनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। पूछा निम्नलिखित में कौन लवण है, मतलब लवण है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में कौन लवण है, ये आपको बताना है। HCl है कि NaOH है कि K2SO4 है कि NH4OH है। तो निम्नलिखित में कौन लवण है, K2SO4 है, K2SO4 है। पूछा निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है, लिथियम है कि यूरेनियम है कि सीजियम है कि आयरन है, ये आपको बताना है कि सबसे सबसे भारी धातु कौन है, सबसे भारी धातु कौन है, ये आपको बताना है। तो लिथियम है कि यूरेनियम है कि सीजियम है कि आयरन है। तो आयरन मतलब क्या होता है, लोहा। तो सबसे भारी धातु क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। पूछ रहा है ईथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होता है, ईथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं, ये आपको बताना है। तो ईथेन के एक अणु में 7 सहसंयोजक बंधक होते हैं, ये आपको बताना है। ईथेन के एक अणु में 7 सहसंयोजक बंधन होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है। तो क्लोरोफिल के कारण होता है कि ल्यूकोप्लास्ट के कारण होता है कि फाइटोक्रोम के कारण होता है कि इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है। तो पौधों का रंग क्लोरोफिल के कारण हरा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, पूछ रहा है कि पौधों में उत्सर्जित पदार्थ है, गोंद है कि टैनिन है कि रेजिन है कि इनमें से कोई नहीं। आपको ये बताना है कि पौधों में उत्सर्जित पदार्थ कौन है। तो पौधों में उत्सर्जित पदार्थ देखेंगे तो गोंद है, टैनिन है, रेजिन है, इनमें से सभी है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिएगा, इसको भी थोड़ा जूम कर लेते हैं। पूछ रहा है कि टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, टेहरी बांध का
निर्माण किस प्रदेश में किया गया? तो टिहरी बांध उत्तर प्रदेश में निर्माण किया गया है कि उत्तराखंड में किया गया कि राजस्थान में किया गया कि मध्य प्रदेश में क्या है किया गया है, ये आपको बताना है कि टिहरी बांध का निर्माण कहाँ किया गया। तो टिहरी बांध सबसे पहले तो है कहाँ? तो उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में इसका निर्माण किया गया हो, आप ही पता। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? CO2 के कारण होता है कि SO2 के कारण होता है, CO के कारण होता है कि Cl2 के कारण होता है, ये आपको बताना है। तो अम्ल वर्षा CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा कि स्विच तार लगाए जाते हैं, स्विच तार लगाए जाते हैं ठंडे तार में लगाए जाते हैं कि गर्म तार में लगाए जाते हैं कि भू योजित तार में लगाए जाते हैं कि इनमें से सभी में लगाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो स्विच तार गर्म तार में लगाए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, तभी तो लाइन जब आप स्विच टिपेंगे तो बंद या चालू होगा। तो गर्म तार में ही लगाए जाते हैं स्विच तार। आगे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं? निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? पेट्रोलियम नहीं है कि कोयला नहीं है कि बायोगैस नहीं है कि प्राकृतिक गैस नहीं है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ये आपको बताना है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन नहीं है, ये आपको बताना है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन नहीं है? तो यहाँ पर देखिएगा तो कोयला भी है नवीकरण अनवीकरणीय स्रोत नहीं, तो मतलब नवीकरणीय होगा। तो पेट्रोलियम तो अनवीकरणीय, कोयला भी अनवीकरणीय है, और प्राकृतिक गैस भी अनवीकरणीय, इसलिए बायोगैस इसका राइट आंसर नवीकरणीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा कि मनुष्य में वृक्क निम्नलिखित में किससे संबंधित है? पोषण से संबंधित है कि श्वसन से संबंधित है कि परिवहन से संबंधित है कि उत्सर्जन से संबंधित है? मनुष्य में वृक्क निम्नलिखित में किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये आपको बताना है कि मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से संबंधित है। एक तो बहुत, इसको आप VVI लगाइए तो बायोलॉजी का सबसे VVI क्वेश्चन है, इसको आप VVI लगा लीजिए। आगे चल रहा है, आगे पूछ रहा है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क पाया जाता है कि तंत्रिका पाया जाता है कि मुख पाया जाता है कि स्पर्श पाया जाता है, ये आपको बताना है कि क्या पाया जाता है। तो हाइड्रा में सबसे पहले कि स्पर्श पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो हम चलते हैं, थोड़ा ऑप्शन नहीं देंगे, डायरेक्ट आंसर बताते हैं। किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? उद्दीपक को कि पाचक रस को कि हार्मोन को कि आवेग को? किसे रासायनिक दूध कहा जाता है, ये आपको बताना है। किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? तो हार्मोन को रासायनिक दूध कहा जाता है। जल्द से जल्द पढ़ाते जाते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा? डार्विन ने लिखा कि लेमार्क ने लिखा कि ओप्लिवर ने लिखा कि वाटसन ने लिखा, ये आपको बताना है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डार्विन है, ये आपको पता होना चाहिए। डार्विन आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिएगा पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चार्ज सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चार्ज सबसे अधिक होती है, ये आपको बताना है। कांच में होता है कि पानी में होता है कि लोहा में होता है कि निर्वात में होता है, ये आपको बताना है कि किस माध्यम में प्रकाश की चार्ज सबसे अधिक होती है। कि प्रकाश की चार्ज सबसे अधिक निर्वात में होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। विभवांतर का SI मात्रक होता है, विभवांतर का SI मात्रक होता है कूलाम होता है कि वोल्ट होता है कि एम्पियर होता है कि ओम होता है? विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें गमन करते हैं सीधी रेखा में कि तिरछी रेखा में कि किसी भी दिशा में कि इनमें से कोई नहीं? प्रकाश की किरणें गमन करते हैं किस रेखा में गमन करते हैं, ये आपको तो पता होगा, आप इसे भी VVI लगा लीजिए। 32 और 33 क्वेश्चन को आप VVI लगा लीजिए और ध्यान में एकदम माइंड में इसको घुसा लीजिए कि प्रकाश कैसी रेखा में गमन करते हैं। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? जूल है कि वाट है कि डायोप्टर है कि अर्ग है? निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का SI मात्रक है, ये आपको बताना है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक कौन है? डायोप्टर है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक कौन है? डायोप्टर है। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? मतलब विचलन जो मतलब क्या इसको हम बोल सकते हैं, मतलब जो कम दिखाई दे जो सबसे अधिक दिखाई देता है उसे उसको हम तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। जो दूर से दिखाई दे उसे तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। पूछा कि विचलन सबसे कम किसका होता है? तो लाल का। यही अगर विचलन अधिक पूछ देता तो अधिक किसका हो जाता है? बैंगनी का। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, इसमें आप क्वेश्चन है देख लेते हैं। नहीं, इसमें तो और नहीं है क्वेश्चन, यहाँ पर आ जाते हैं, इसको भी थोड़ा जूम करके देख लेते हैं।
बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है कि डिस्क धारा प्रवाहित होती है कि ये भी दोनों होती है कि या इनमें से कोई नहीं होता है? आपको ये बताना है। ये आपको बताना है कि बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। तो बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है ये आपको बताना। तो डिस्क धारा प्रवाहित होती है, बैटरी में डिस्क धारा प्रवाहित होता है। अगला क्वेश्चन कर चाहते हैं कि समीकरण 2H2O प्लस O2 एरो 2H2 एक है तो कौन सी अभिक्रिया है? जब जानते हैं कि दो से एक बनता है, दो से एक बनता है तो उसको हम संयोजन कहते हैं, और एक से दो बनेगा, एक से मन अलग दो होगा तो उसको हम वियोजन बोलेंगे। अगर आपका ये वीडियो नहीं देखे तो देख सकते हैं, वीडियो डाल देंगे, इसका वीडियो डाल देंगे तो आप लोग देख सकते हैं। आगे चलते हैं। पूछा कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कौन है? C2H5OH है कि C6H6O6 है कि C6H12O6 है कि C6H6 है? कौन है? इसमें आपको बताना है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। तो C6H12O6 है। अगर चीनी का पुद्य कभी कभी चीनी का भी पुद्य देता है तो C12H22O11 आपको याद रखना है। 39 नंबर क्वेश्चन पूछा कि सोडियम की परमाणु संख्या क्या होती है? सोडियम की परमाणु संख्या क्या होती है? 11 होती है कि 14 होती है कि 17 होती है कि 20 होती है? ये आपको बताना है कि सोडियम की परमाणु संख्या क्या होती है। तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। आपको इसका संकेत बताना है कि सोडियम का संकेत क्या होता है। कमेंट में इसका जवाब दीजिए कि सोडियम का संकेत क्या होता है। तो Na होता है, ये आपको बताना है। देख लेते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन। हाँ, अभी तो बहुत सारा क्वेश्चन है, इसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। पूछ रहा है अमीबा में अधिकांश भोजन कैसा होता है? अमीबा में अधिकांश भोजन कैसा होता है? शाकाहारी होता है कि अंतग्रहण होता है कि सर्वाहारी होता है कि स्वपोषी होता है? तो अमीबा में अधिकांश भोजन अंतग्रहण होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है? आपको ये बताना कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन होते हैं। ये आपको बताना है कि अम्लीय धातु होते हैं कि अक्रिय गैस होते हैं कि क्षार धातु होते हैं, ये आपको बताना है। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्षार धातु होते हैं, ये आपको कन्फर्म पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही विस्तार से बताया गया है इसके बारे में। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं? वायु नहीं है कि जल नहीं है कि मिट्टी नहीं है कि जीवधारी नहीं है? कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ये आपको बताना कि कौन प्राकृतिक संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन लगता है, ऑप्शन तो है यहाँ पर देख लीजिएगा, जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। यहाँ पर वायु भी प्राकृतिक से है, जल भी प्राकृतिक से, मिट्टी भी, जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। 48 क्वेश्चन 2021 के सेकंड सिटी को समाप्त करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, प्रकाश के प्रवर्तन, देखिए इसको तो आप भी 2012 के एग्जाम में भी आया था, 2021 के भी रिवीजन के आए थे जिसमें थे। तो आपको ये बताना है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? एक होते हैं कि दो होते हैं कि तीन होते हैं कि चार होते हैं? ये आपको तो कन्फर्म पता होगा, माइंड ब्लोइंग के साथ याद होगा। तो प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो दो नियम होते हैं, ये आपको बताना है। तरंगदैर्घ्य को समांतर व्यक्त किया जाता है, तरंगदैर्घ्य को समांतर व्यक्त किया जाता है कैंडेला के रूप में किया जाता है कि जूल के रूप में किया जाता है कि एम्पियर के रूप में किया जाता है कि एंगस्ट्रॉम का रूप में किया जाता है? तरंगदैर्घ्य को समांतर व्यक्त किया जाता है कैंडेला के रूप में कि जूल के रूप में कि एम्पियर के रूप में कि एंगस्ट्रॉम के रूप में? ये आपको बताना है कि कैसे इसको प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो तरंगदैर्घ्य का व्यक्त हम एंगस्ट्रॉम के रूप में किया करते हैं, एंगस्ट्रॉम के रूप में करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? ग्रह है कि चंद्रमा है कि सूरज है कि कोयला है? ये आपको बताना है। तो सभी जीव जंतुओं की ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सूरज है, ये आपको कन्फर्म पता होना चाहिए। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? 2 पाए जाते हैं कि 8 पाए जाते हैं कि 10 पाए जाते हैं कि 6 पाए जाते हैं? ये आपको बताना है। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? ये आपको बताना है। तो तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पूछ रहे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवकों में होती है कि जंतुओं में होती है कि हरे पौधों में होता है कि परजीवी में होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधों में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? हरे पौधों में होते हैं, ये आपको बताना है। ये आपको बताना नहीं है, हमने ही बता दिया है। आगे चल रहा है, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। बोल रहा है फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। ग्लूकोज के रूप में होता है कि लैक्टोज के रूप में होता है कि फ्रैक्टोज के रूप में होता है कि सुक्रोज के रूप में होता है? ये आपको बताना है। तो फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन सुक्रोज के रूप में होता है, ये आपको बताना है, सुक्रोज के रूप में। आगे चलते हैं।
अब आते हैं 2020 का फर्स्ट सीटिंग। अब आते हैं 2020 का फर्स्ट सीटिंग, आपको महत्वपूर्ण रिवीजन कराने वाले हैं। तो जो भी क्वेश्चन लिखते हैं आप उसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वही क्वेश्चन 2024 के लगभग एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए इस प्रश्न की शुरुआत करते हैं बड़ी ही उम्मीदों के साथ। चलिए, पूछा निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। ये आपको बताना है, एल्युमिनियम है कि जिंक है कि एफी मतलब लोहा है कि मैग्नीशियम है। ये आपको बताना है कि कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, ये आपको बताना है। मैग्नीशियम है, कौन है इसमें आपको बताना है। तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु लोहा मतलब एफी है, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु एफी है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कार्बन की परमाणु संख्या क्या होती है। कार्बन की परमाणु संख्या क्या है, 6 है कि 8 है कि 9 है कि 11 है। ये आपको बताना है कि कार्बन की परमाणु संख्या क्या होती है, तथा इसका संकेत भी आप बताते जाइए। इसको आप VVI माइंड ब्लोइंग के साथ इसको आप VVI याद रखिए। कार्बन की परमाणु संख्या क्या होती है और इसका संकेत क्या होता है, इसका संकेत आप बताते जाइए कमेंट में। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, इसका संकेत C होता है, आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, बोल रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हुए कहलाते हैं। माने असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हुए कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं ये आपको बताना है। तो क्या कहलाते हैं ये आपको बताना है, तो एल्काइन कहलाते हैं, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन पूछा कि एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र क्या है। एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र क्या है, ये आपको बताना है कि एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र क्या होता है। तो एथेनॉल को OH सिंगल बॉन्ड OH होता है, इसका क्रियाशील मूलक सिंगल बॉन्ड OH होता है। इसको हम अल्कोहल भी आप इसको बोल सकते हैं, आपको कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप इसको अल्कोहल भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा कि वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ओम प्रति मीटर होता है। ऐसे तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोधकता पूछ रहा है तो ओम प्रति मीटर हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, चांदी है कि लोहा है कि नाइक्रोम है कि रबर है। तो ये जवाब तो आपको पता ही होगा कि कौन सब विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। सबसे अच्छा चालक तो चांदी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, फैराडे ने किया था कि ओस्टर्ड ने किया था कि एम्पियर ने किया था कि बोल ने किया था, ये आपको बताना है। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज ओस्टर्ड ने किया था। चुंबकीय प्रभाव का खोज ओस्टर्ड ने किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर देख लीजिएगा, इसको भी जूम कर लेते हैं, आपको साफ दिखे। इसको तो 8 नंबर क्वेश्चन को तो सबसे पहले आप VVI लगा लीजिए। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, कैसे परिवर्तित करता है ये आपको बताना है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कैसे परिवर्तित करता है ये आपको बताना है। कि कैसे परिवर्तित करता है ये आपको बताना है। तो विद्युत मोटर पिछले वीडियो में ही 2020 के सेकंड सिटी में रिवीजन में बताया था कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये आपको पिछले ही वीडियो में बता देते। और जो अभी समाप्त करके आ रहे हैं 2020 का सेकंड सीटिंग, उसमें ही बता देते हैं कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। देखिए कोई बड़ा क्वेश्चन है तो इसको आप ध्यान में मत रखिएगा, ज़रा बड़ा क्वेश्चन को आप ध्यान में रखकर टेंशन में मत आइएगा। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं बता दूं, अगर आप इसे ध्यान में मत रखिएगा। चलिए तो ये बता देते हैं। जब पश्चिम की ओर कोई प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबक द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा, दक्षिण की ओर होगा कि पूर्व की ओर होगा कि अधोमुखी की ओर होगा कि ऊपरमुखी की ओर होगा, ये आपको बताना है। तो ऊपरमुखी की ओर होगा, ये आपको ध्यान में रखना कि किधर की ओर होगा, ऊपरमुखी की ओर होगा। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होता है, आपको बताना है। तो 220 वोल्ट पर दृष्ट धारा होती है, 220 वोल्ट पर दृष्ट धारा होती है, ये आपको बताना है। 220 वोल्ट पर दृष्ट धारा होता है कि 220 वोल्ट पर प्रत्यवर्ती धारा होता है कि 12 वोल्ट पर दृष्ट धारा होता है कि 12 वोल्ट पर प्रत्यवर्ती धारा होता है, ये आपको बताना है। तो हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है वो 220 वोल्ट पर प्रत्यवर्ती धारा होता है, ये आपको याद रखना है।
आगे चलते हैं। पूछा है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापा का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग हम किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो धूप वाले दिन नहीं कर सकते हैं, कि बादलों वाले दिन नहीं कर सकते हैं, कि गर्म दिन वाले नहीं कर सकते हैं, कि इनमें से कोई नहीं है, ये आपको बताना है। तो गर्म जल का उपयोग हम बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान में रखना है। बादले वाले दिन में नहीं कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। ये कैसे हो गया, हाँ आगे चलते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा स्रोत और सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं, ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। कौन नहीं है, भूतापीय ऊर्जा नहीं, कि पवन ऊर्जा नहीं, कि नाभिकीय ऊर्जा नहीं, कि जय माता नहीं। ये आपको बताना है कि कौन ऊर्जा स्रोत के सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है। तो भूतापीय ऊर्जा सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। पूछ रहा है अगला क्वेश्चन कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत, यहाँ पर देख लीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा छूट गया। हम्म, प्रतीत होता है तो दर्पण है। मतलब दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा दिखाई देता है, तो वह कौन सा दर्पण होगा, ये आपको बताना है। तो वह दर्पण केवल समतल होगा, कि केवल अवतल होगा, कि केवल उत्तल होगा, या तो समतल या तो उत्तल होगा, ये आपको बताना है। तो वह दर्पण केवल उत्तल होगा। किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होगा तो केवल वह उत्तल होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको भी थोड़ा जूम कर लेते हैं। पूछ रहा है किसी कार का अग्रदीप, मतलब आगे आगे जो लगा रहता है वह दर्पण, अग्रदीप प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन होता है। मतलब आगे जो देखते हैं वह कौन सा दर्पण होता है। अवतल दर्पण होता है, कौन सा दर्पण होता है, ये आपको बताना है कि कौन सा दर्पण होता है। उत्तल दर्पण होता है, कि समतल दर्पण होता है, कि समतल या उत्तल दर्पण होता है। जो कहे ना लाइट एक तरफ से कहे, जो लाइट बढ़ता है जो आगे, उसमें कौन सा दर्पण होता है। तो उसमें अवतल दर्पण होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसमें कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ये आपको बताना है। वायु का होता है, कि बर्फ का होता है, कि कांच का होता है, कि हीरा का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। वायु का होता है, कि बर्फ का होता है, कि कांच का होता है, कि हीरा का होता है, ये आपको बताना है। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक, इसको आप सबसे पहले तो VVI लगा दिए। सबसे पहले इसको आप VVI, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको एकदम लगा लीजिए अपने माइंड में, इसे एकदम सेट कर लीजिए। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, हीरा का होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, ये आपको कमेंट में बताना है। अगर नहीं पता है तो हम बताएंगे। तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 हीरा का अपवर्तनांक होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, ये आपको ध्यान में रखना है द माइंड ब्लोइंग के साथ। आगे चलते हैं। पूछा निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपको क्वेश्चन गड़बड़ाने वाला है, तो यहाँ पर थोड़ा दम ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। आप इसके बाद से आप नहीं गड़बड़ाइएगा। निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी कहने का मतलब, अभिसारी मतलब उत्तल लेंस, अभिसारी मतलब उत्तल लेंस। और अपसारी कहेगा, क्या कहेगा, अपसारी कहेगा तो अवतल लेंस, आपको ध्यान में रखना है। अगर अभिसारी कह रहा है तो उत्तल याद रखिए, और अपसारी यहाँ पर देख लीजिएगा। और अपसारी अपसारी कहेगा तो अवतल लेंस, और अभिसारी कहेगा तो उत्तल लेंस। एकदम आपको माइंड ब्लोइंग के साथ आपको गड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि इसमें अधिकतर स्टूडेंट गड़बड़ा जाते हैं। तो आपको एकदम माइंड ब्लोइंग के साथ एकदम कंफर्म पता होना चाहिए। अभिसारी उत्तल लेंस, अभिसारी को उत्तल लेंस, और अपसारी पूछेगा तो अवतल लेंस। आप इसे एकदम VVI एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगा लीजिए। तो अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं, और अपसारी लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। ये आपको एकदम ध्यान में माइंड ब्लोइंग के साथ रखना है। आगे चलते हैं। पूछा निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है। मतलब उभयलिंगी है, जो आगे पीछे दोनों से चलता है। कौन है, केंचुआ है, कि मेढक है, कि मछली है, कि कछुआ है, ये आपको बताना है कि कौन उभयलिंगी है। केंचुआ कौन उभयलिंगी है, तो केंचुआ उभयलिंगी है। एकदम आपको एकदम ध्यान में रखना है, कौन उभयलिंगी है, ये आपको बताना है। तो उभयलिंगी कौन है, केंचुआ है। एकदम आपको माइंड ब्लोइंग के साथ एकदम याद रखना है, कौन उभयलिंगी है, तो केंचुआ उभयलिंगी है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। पूछ रहा है अगला क्वेश्चन कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। पिछले वीडियो में 2000 अभी रिवीजन करा रहे थे,
जो 2000, हाँ, सेकंड करवाए ना 2020 का सेकंड सिटिंग रिवीजन, उसमें एक क्वेश्चन था कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था। आम को पौधे को चुना था, कि गुलाब के पौधे को चुना था, कि गेहूं के पौधे को चुना था, कि मटर के पौधे को चुना था। इसमें आपको वो बताना है कि किस पौधे को चुना था। तो वह मटर के पौधे को चुना था। जब अनुवांशिक का आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही डीपली डीपली पढ़ाया गया है, तो आप उसे समझिए और पढ़िए एकदम ध्यान में रखते हुए। पूछा निम्न में से कौन एक अवशेषीय अंग है। निम्न में से कौन एक अवशेषीय अंग है। तो रीढ़ की हड्डी एक अवशेषीय अंग है, कि अंगूठा एक अवशेषीय अंग है, कि कान एक अवशेषीय अंग है, कि अपेंडिक्स एक अवशेषीय अंग है। तो ये आपको बताना है कि कौन अवशेषीय अंग है। ये आपको बताना है कि कौन अवशेषीय अंग होता। तो अपेंडिक्स अवशेषीय अंग है। इसका शरीर में कोई काम नहीं होता, कोई काम नहीं, कहिए तो एक तरफ से कोई काम नहीं। जैसे में कान के देखते हैं, कान जो होता है बाहर, उसका कोई काम होता है, उससे हम थोड़े सुनते हैं, बट जो चश्मा लगाता है उसका काम देता है, आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। पूछा चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो वन संरक्षण से संबंधित है, कि मृदा संरक्षण से संबंधित है, कि जल संरक्षण से संबंधित है, कि वृक्षारोपण से संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है ये आपको बताना है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो चिपको आंदोलन ये ना कि वृक्षारोपण आप मान दीजिएगा, वन संरक्षण मानो वह वन को बचाने के लिए किया गया था। चिपको आंदोलन क्यों किया गया था। वन एवं जंगलों को बचाने के लिए किया गया था, इसलिए वन संरक्षण हो जाएगा। यहाँ पर अधिकतर बच्चे गड़बड़ाएंगे, वृक्षारोपण मार देंगे क्योंकि वह वृक्ष से संबंधित था। तो ये नहीं है। वन संरक्षण मतलब वन से वन को बचाने के लिए किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिएगा। पूछा निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होता है। कौन लेंस का आवर्धन होता है। कौन लेंस का आवर्धन होता है, मतलब म्यू का आवर्धन बराबर क्या होता है ये आपको बताना है। आवर्धन बराबर क्या होता है। तो आवर्धन बराबर क्या होता है ये आपको बताना है। आवर्धन बराबर क्या होता है ये आपको बताना है। आवर्धन बराबर क्या होता है। भी बटा यू होता है। भी बटा क्या होता है, यू होता है। ये आपको कंफर्म पता होना चाहिए। भी बटा यू होता है। भी बटा यू होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो भी बटा यू इसका डी ऑप्शन है, तो इसके लिए इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, भी बटा यू हो जाएगा। आगे चलते पूछा निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है ये आपको बताना कि कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। कॉर्निया होता है, कि रेटिना होता है, कि परिचारिका होता है, कि पुतली होता है। ये आपको बताना है कि कौन कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो नेत्र का रंगीन भाग परिचारिका होता है। कौन होता है, परिचारिका होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है, परिचारिका होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वन का वायुमंडल में प्रकाश के किस वन का परिकलन अधिक होता है। इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए कि किसका अधिक होता है, ये आपको बताना है। तो वायुमंडल में प्रकाश के किस वन का परिकीर्णन सबसे अधिक होता है। लाल का परिकीर्णन अधिक होता है, कि नीला का होता है, कि पीला का होता है, कि नारंगी का होता है। ये आपको बताना है कि इसका कौन कौन सा आंसर सही होगा, ये आपको बताना है। जल्द से जल्द आप इसका बताइए कौन सा होगा। तो प्रकाश मन जब आप देखेंगे आसमान को तो कैसा दिखता है, तो नीला दिखता है। तो इसलिए सबसे अधिक नीला का परिकीर्णन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग क्या लिखा है यार क्वेश्चन, लगभग लगभग पीछे लि- लगभग पीछे दिखाई देता है। क्या लिखा है, क्वेश्चन कट गया थोड़ा सा। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग, हाँ, चलिए क्वेश्चन ये बोला कि प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 4 मिनट पीछे दिखाई देने लगता है। तो किसके कारण दिखाई देने लगता है ये आपको बताना है कि किसके कारण दिखाई देने लगता है 4 मिनट पीछे आपको दिखाई देने लगता है। परावर्तन के कारण दिखाई देने लगता है, कि परिकीर्णन के कारण, कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, कि वायुमंडलीय अपवर्तन एवं परिकीर्णन के कारण। तो वास्तविक सूर्योदय से लगभग वायुमंडल, जो बड़ा क्वेश्चन आप उस पर ध्यान मत दीजिए। ज़्यादा बड़ा जो क्वेश्चन उस पर आप ध्यान मत दीजिए, हमारा फर्ज बनता है तो हम बताते जाते हैं। तो चलिए इसको वायुमंडलीय अपवर्तन इसका राइट आंसर होगा। हमें भी यह क्वेश्चन कुछ ठीक नहीं लगा क्योंकि कट गया था आधा। चलिए इसको थोड़ा देख लेते हैं, इसको भी थोड़ा जूम कर लेते हैं। पूछ रहा है कि आधुनिक आवर्त
आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके फलन होते हैं। आपको ये बताना, तो आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। अगर खाली आवर्त नियम पूछेगा, मतलब आवर्त नियम पूछेगा, तो वह परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आधुनिक पूछेगा तो परमाणु संख्या का, मतलब अभी जो मोस्टली ने बनाया है, जो नया पीरियोडिक टेबल बनाया है, जब आप आवर्त सारणी पढ़ेंगे उसमें बहुत ही एकदम विस्तृत से पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, एकदम डीपली में पढ़ेंगे तो उसमें आधुनिक आवर्त सारणी जो मोस्टली ने बनाया था वह परमाणु संख्या पर आधारित था, जो मेंडलीव ने बनाया था आवर्त सारणी वह परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, ये आपको कंफर्म पता होना चाहिए। तो चलते हैं आगे, चलते हैं। 25 क्वेश्चन हो गया है, 25 लगभग 24 क्वेश्चन और बताना है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, इसको भी थोड़ा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोहे के फ्राइंग पैन को बचाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि का उपयोग करते हैं। तो ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन को आप देखेंगे इनमें से सभी रहता है तो वह 90% है कि सही ही हो जाएगा। इसमें ज़्यादा एक दो क्वेश्चन जो रहता है उसके चलते ही सभी बदनाम हो चुके हैं, नहीं तो ऐसे एकदम 90% एकदम श्योर है कि एकदम सही होगा तो सही होगा डी वाला, इनमें से सभी एकदम 90% श्योर है। वैसे ही एक दो क्वेश्चन में कुछ अलग हो जाता है, मतलब नहीं होता है, तो वो अलग बात है। तो चलिए आपको ये बताना है कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में कौन विधि उपयुक्त है। तो ग्रीस लगाकर हम कर ही सकते हैं, पेंट लगाकर कर ही सकते हैं, जिंक की परत चढ़ाकर कर ही सकते हैं, मतलब जंग से हम बचा सकते हैं। मतलब जंग से हम कैसे कैसे बचा सकते हैं, तो जिंक की परत चढ़ाकर हम बचा ही सकते हैं, पेंट लगाकर हम बचा ही सकते हैं, ग्रीस लगाकर हम बचा ही सकते हैं, अर्थात इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दम 99% दम है कि दम डी ऑप्शन सही होता है, तो होता है दम इनमें से सभी वाला। तो चलिए आगे पूछा कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। हमने पिछले वीडियो में बताया था, तीन धातु का नाम बताया था जो एकदम चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो उसका भी डिस्कशन यहाँ पर कर लेंगे। तो तीनों धातु को सबसे पहले हम नाम बता देते हैं कि किसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो सबसे पहले हम सोडियम को काट सकते हैं, एन जिसको संकेत Na होता है, हीलियम को काट सकते हैं, He होता है जिसका संकेत, और लिथियम को काट सकते हैं जिसका संकेत Li होता है। हम तीनों को आसानी से हम चाकू से काट सकते हैं। सोडियम को काट सकते हैं, हीलियम को काट सकते हैं, सोडियम पोटेशियम, यहाँ पर देखिएगा गलती हो गया, सोडियम पोटेशियम और लिथियम को काट सकते हैं। आप थोड़ा माइंड में डेवलप कीजिए, और सोडियम पोटेशियम और लिथियम। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए जो टिक लगा दीजिए। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम नहीं बताया तो एल्युमिनियम नहीं होगा। यहाँ पर देखिए एन है, मतलब सोडियम बताया तो सोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। Mg तो नहीं है ना, Cu है, ये आपको कंफर्म पता होना चाहिए। Cu तो नहीं है, जैसा कि आपने अभी देखा कि Cu नहीं हमने बताया। आपको ध्यान रखना कि कौन कौन से चाकू को, कौन कौन से धातु को आसानी से हम काट सकते हैं। तो सोडियम को काट सकते हैं, Na को काट सकते हैं, पोटेशियम को काट सकते हैं, और लिथियम को काट सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए इसको साफ कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा बुकला गया है यहाँ पर। आगे चलते हैं। पूछा कि निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो Cl2 करता है कि SO2 करता है कि CO2 करता है कि O2 करता है, मतलब कैल्शियम करता है, कैल्शियम क्लोराइड करता है, कौन इसमें करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया कर देते हैं। जब आप दूध वाले को देखते होंगे तो वह कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलाकर दूध को ज़्यादा पानी मिलाकर कर देते हैं गाढ़ा, तो आपको वो ध्यान में रखना है। आगे चलते पूछे कि टार्टेरिकम निम्नलिखित में किस में पाया जाता है। टमाटर में पाया जाता है कि संतरा में पाया जाता है कि सिरका में पाया जाता है कि इमली में पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो टार्टेरिकम इमली में पाया जाता है। इसका हमने एक ट्रिक वाला वीडियो बनाया है जिससे आप एकदम आसानी से इसको सीख सकते हैं कि टार्टेरिकम निम्नलिखित में किस में पाया जाता है। तो इमली में पाया जाता है, ये आपको एकदम कंफर्म पता होना चाहिए। पूछा कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र CSO4 इंटू हाफ H2 होता है कि CSO4 इंटू 2H2 होता है कि CSO4 इंटू 10H2 होता है, या इनमें से कोई नहीं होता, ये आपको बताना है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र CSO4 इंटू 2H2 होता है, ये आपको एकदम ध्यान में रखना है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CSO4 इंटू 2H2 होता है, CSO4 इंटू 2H2 होता है। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछे तो CSO4 इंटू हाफ H2 प्लास्टर ऑफ पेरिस का यह सूत्र है, और यह जिप्सम का सूत्र एकदम, ये आपको कंफर्म पता होना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं।
बोला कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अब क्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है। मतलब जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अब क्रिया कराते हैं तो कौन सा गैस निकलता है। ऑक्सीजन निकलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है कि हाइड्रोजन निकलता है कि नाइट्रोजन निकलता है, ये आपको बताना है कि कौन सा गैस निकलता है, ये आपको बताना है। तो इसको हम थोड़ा सा मोबाइल को ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा। तो जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अब क्रिया से निम्नलिखित में कौन सा गैस निकलता है, ये आपको बताना है। तो ऑक्सीजन निकलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है कि हाइड्रोजन निकलता है कि नाइट्रोजन निकलता है, ये आपको बताना है। तो हाइड्रोजन निकलता है। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अब क्रिया करने से कौन सा गैस निकलता है, तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, ये आपको कन्फर्म पता होना चाहिए। तो आगे चलते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। पूछ रहा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। मतलब आयोडीन सबसे पहले आप बताएं कि किस में पाया जाता है। सबसे पहले आप बताएं कि आयोडीन किस में पाया जाता है। आयोडीन किस में पाया जाता है, ये आपको बताना है कि आयोडीन किस में पाया जाता है। तो आयोडीन नमक में पाया जाता है। इसका साधारण सूत्र NaCl होता है। नमक का साधारण सूत्र NaCl होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, NaCl। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है, ये आपको कन्फर्म पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। पूछा निम्नलिखित में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, इसको हम पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। कौन सी ग्रंथि बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो उससे निकलने वाले हार्मोन को हम बोलते हैं वृद्धि हार्मोन बोलते हैं कि थायरॉक्सिन बोलते हैं कि इंसुलिन बोलते हैं कि एंड्रोजन बोलते हैं, ये आपको बताना है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को हम वृद्धि हार्मोन बोलते हैं, ये आपको एकदम कंफर्म पता होना चाहिए। आगे चलता पूछा कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। मुकुलन द्वारा होता है कि विखंडन द्वारा होता है कि बीजाणु जनन द्वारा होता है कि इनमें से सभी द्वारा होता है, ये आपको बताना है। कि अमीबा में अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है, ये आपको बताना है। तो अमीबा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, ये आपको बताना है। तो अमीबा में अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा होता है, ये आपको बताना है। चलिए आगे चलते हैं। एकदम फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। आप इसे एकदम VVI मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन लगा लीजिए। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। पुंकेसर बदलता है कि स्त्रीकेसर बदलता है कि अंडाशय बदलता है कि बीजांड बदलता है, ये आपको बताना है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो ये आपको बताना है। पुंकेसर बदलता है कि स्त्रीकेसर बदलता है कि अंडाशय बदलता है कि बीजांड बदलता है, ये आपको बताना है। तो फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो अंडाशय फल में बदलता है, ये आपको एकदम कन्फर्म के साथ आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। अभी इसमें एक क्वेश्चन और है, देख लेते हैं इसको थोड़ा। 2 क्वेश्चन है अभी, यहाँ पर देख लेते हैं जूम करके। पूछा है कि स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। ये आपको बताने कि स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की को कौन नियंत्रित करता है, ये आपको बताना है। ये आपको बताना है कि कौन नियंत्रित करता है। द्वार कोशिकाएं नियंत्रित करता है कि सहचर कोशिकाएं नियंत्रित करता है कि चालनी कोशिकाएं नियंत्रित करता है कि मूल रोम नियंत्रित करता है, ये आपको बताना है। तो स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, तो द्वार कोशिकाएं नियंत्रित करता है, ये आपको एकदम कन्फर्म के साथ पता होना चाहिए कि कौन नियंत्रित करता है। तो द्वार कोशिकाएं नियंत्रित करता है, आपको एकदम ध्यान में रखना है। एकदम यहाँ पर हम VVI ऑब्जेक्टिव को एकदम रिवीजन कराएंगे। अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तथा जो 2021 का रिवीजन कराया तो उस वीडियो का भी लिंक दे देंगे। और अभी तक आप हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं, पढ़ाई 1 पार्ट 1, उस पर 12th 11th और आने वाले एग्जाम की तैयारी कराया जाता है। एल एग्जाम क्रैक कराया जाता है, वहाँ पर हम सभी एग्जाम को क्रैक करने का ट्रिक एकदम साधारण भाषा में बताया जाता है, तो एकदम वहाँ पर आपको बताना है। तो चलिए वहाँ पर आप एकदम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एकदम, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो डालते रहते हैं उस पर। तो चलिए आगे क्वेश्चन को समाप्त करते हैं जल्द से जल्द। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या है। न्यूरॉन है कि नेफ्रॉन है कि ग्लोमेरुलस है कि निलय है, ये आपको बताना है कि कौन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक की क्या है, ये आपको बताना है कि कौन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या है, न्यूरॉन है। ये आपको एकदम कन्फर्म के साथ पता होना चाहिए कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। एकदम ये आपको कन्फर्म के साथ पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। अभी कितने क्वेश्चन बाकी हैं यहाँ पर देख लेते हैं। अभी अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अब क्वेश्चन समाप्त होने वाला है। चलिए, मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है। मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है। मतलब
कौन सा अंग से मनुष्य उत्सर्जन करता है ये आपको बताना है। आपने एक खान सर का शायरी सबसे पहले सुना देना चाहते हैं। आप एक खान सर का शायरी सुने होंगे, एकदम बहुत ही धमाकेदार शायरी है। महफिल भी रोएगा हर दिल भी रोएगा, महफिल भी रोएगा हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती तो साहिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती तो साहिल भी रोएगा, इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में, इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में, ये मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरे आशिक तो क्या मेरे कातिल भी रोएगा। तो आज चलिए, ऐसा आपको माहौल बना कर रखना है कि आपको सब इज्जत करे, ये आपको बताना है। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जक निम्नलिखित में कौन है। वृक्क है कि रक्त है कि श्वेत ग्रंथि है कि अग्नाशय है, ये आपको बताना है। तो मानव का प्रमुख उत्सर्जक कौन है ये आपको बताना है। तो वृक्क है कि रक्त है कि श्वेत ग्रंथि कि अग्नाशय है। तो मानव का प्रमुख उत्सर्जक वृक्क है, ये आपको एकदम कन्फर्म के साथ पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, पूछे कि एंड्रोजन क्या है। एंड्रोजन क्या है, नर लिंग हार्मोन है कि मादा लिंग हार्मोन है कि पाचक रस है या इनमें से सभी है, ये आपको बताना है कि एंड्रोजन क्या है। तो सबसे पहले कि एंड्रोजन है क्या, तो एंड्रोजन स्त्री हार्मोन है, मतलब नर लिंग हार्मोन है। आपको एकदम ध्यान में रखना है कि एंड्रोजन क्या है। तो एंड्रोजन नर लिंग हार्मोन है, एकदम आपको कन्फर्म के साथ पता होना चाहिए कि एंड्रोजन क्या है, नर लिंग हार्मोन। यहाँ पर देखिए कि मैंने बताया था कि इनमें से सभी वाला ऑप्शन 90% सही हो, तो इसमें देखिए ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इनमें से सभी वाला ऑप्शन सही नहीं हुआ, तो ये आपको कंफर्म पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पर आपको नहीं याद है तो फिर लास्ट में करेगा क्या, इनमें से सभी तो मानना ही पड़ेगा आपको। तो एंड्रोजन क्या है आपको ध्यान में रखना है, स्त्री हार्मोन है, मतलब नरलिंग हार्मोन है। तो चलिए आगे चलते हैं। पूछा कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे हम क्या कहते हैं। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन पर आप ध्यान नहीं देना, पर यह भी यह क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन मतलब बढ़ता है तो वह क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है कि अपचयन कहलाता है कि संक्षारण कहलाता है कि इनमें से कोई नहीं कहलाता है, ये आप बताइएगा। तो वृद्धि होता है उसे हम उपचयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं, ये आपको बताना है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं, ये आपको बताना है। तो इसको आप ध्यान में रखना। ऑक्सीजन का वृद्धि तो उपचयन, आपको ये ध्यान में रखना है। ऑक्सीजन का वृद्धि पूछेगा तो उपचयन, और ऑक्सीजन का कमी पूछेगा तो अपचयन, आपको ध्यान में रखना। ऑक्सीजन का वृद्धि तो उपचयन और ऑक्सीजन का कमी तो अपचयन, आपको एकदम ध्यान में रखना है। आगे चलते पूछा कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है कि 7 से अधिक होता है कि 7 होता है कि 14 होता है, ये आपको बताना है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो इसका आपको जवाब पता है तो कमेंट में एकदम दीजिए, एकदम मोस्ट पावरफुल एकदम VVI क्वेश्चन, एकदम कहे तो एक तरफ से MCQ क्वेश्चन है, एकदम मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, मतलब 7 से कम होता है। पीएच स्केल जानते हो, पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक दर्शाया गया है। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अगर यही क्षार का पीएच मान पूछे तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, ये आपको बताना है। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, ये आपको एकदम कंफर्म पता होना चाहिए। तो फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, एकदम कंफर्म माइंड ब्लोइंग के साथ आपको एकदम दिमाग में घुसा देंगे, आप एकदम यहाँ पर देखते जाइएगा। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। एकदम यहाँ पर एकदम ध्यान देते जाइए तो आप एकदम सीख जाएंगे। यहाँ पर अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 से 7 के बराबर होता है, ये आपको एकदम कन्फर्म पता होना चाहिए। और बताइए कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है ये आपको बताना है। तो शुद्ध जल का पीएच मान ही 7 होता है, ये आपको बताना है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, पूछा धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या है। धोने का सोडा का आणविक सूत्र मतलब वॉशिंग सोडा, इसको हम बोल सकते हैं। धोने के सोडा को हम वॉशिंग सोडा भी बोल सकते हैं। उसका सूत्र क्या है, तो उसका सूत्र क्या है, Na2CO3 है कि Na2CO3 इंटू 2H2 है कि Na2CO3 इंटू 10H2 है कि Na2CO3 इंटू 5H2 है, ये आपको बताना है कि धोने वाला सोडा का आणविक सूत्र क्या है। ये आपको बताना है कि धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या है, मतलब वॉशिंग सोडा का आणविक सूत्र क्या है। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा कि आपको एकदम साधारण भाषा से याद रहेगा। तो धोने का आणविक सूत्र क्या है, धोने का सोडा को यहाँ पर देखिएगा तो धोने के सोडा को हम बोलते हैं, धोने के सोडा को मतलब हम कपड़ा को 10 बार धोते हैं तो उसको सूत्र हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O, उसका सूत्र हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। धोने का सोडा का Na2CO3 इंटू 10H2 मतलब 10 बार धोते हैं तो 10 जो में लगा रहेगा उसमें आप टिक लगा दीजिए, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ये आपको बताना है। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा